Yes, student, the day when we started this chapter, we discussed about the meaning of financial market. Financial market is a platform with the help of which the money comes from household in the form of savings and that goes or travels to investors. Means most productive use में हम अपना पैसा लगाने की कोशिश करते हैं and financial markets provide us the platform for it. Then financial market के under we have discussed about capital market and money market. ठीक है, मनी मार्केट वॉज दैट मार्केट और दैट प्लेस वेयर द शॉर्ट टर्म फंड्स कैन बी रेज्ड बाय द कंपनीज. तो इसके पार्टिसिपेंट्स आरबीआई भी थे, इसके पार्टिसिपेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं. दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड. फिर हम लोगों ने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स करे. देन वी शिफ्टेड टू द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस where the long term funds can be borrowed by the company in the form of owners funds like equity and preference and in the form of debt like public deposits or debentures, right? फिर capital market के दो parts हैं आगे, that is primary market and secondary market. primary market का दूसरा नाम students new issue market भी है. तो आज हम इसका मीनिंग, वैसे मैं बता चुकी हूँ इसका मीनिंग. today we will be doing from page number 274 of your NCERT book. Thereby one paragraph he wrote about primary market and then he mentioned the methods of flotation. पहले तो flotation का meaning आपको समझना है. मीन्स किस तरह से प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च कर सकती है. हाउ द कंपनी कैन टेक मनी फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट, व्हाट आर द वेज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? तो प्राइमरी मार्केट का मीनिंग, दूसरा नाम क्या है? न्यू इशू मार्केट. ये वो मार्केट है जिसमें कंपनी पहली बार अपने नई कैटेगरी के शेयर्स क्या करती है? लॉन्च करती है. So it is a market which is also named as new issue market where the company used to launch the shares for the first time. Means यहाँ पे वो shares issue किए जाएंगे which are not being issued earlier. पहली बार. और मैंने तब आपको एक नाम भी बताया था, बहुत बार आपने एड्स में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा IPO. तो ये वो मार्केट है जिसमें इनिशियली द कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक. आईपीओ लॉन्च होते हैं यहाँ पे, इनिशियल पब्लिक ऑफर. फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी रेजेस अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट एंड फॉर दैट कंपनी हैज टू असेस टू दिस प्लेस, टू दिस मार्केट व्हिच वी कॉल प्राइमरी मार्केट. ठीक है, तो इसके इन्वेस्टर्स उसने बता रखे हैं. द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट आर बैंक्स को अगर पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंश्योरेंस कंपनीज को, म्यूचुअल फंड्स को, इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी. दे आर आल्सो द पार्टिसिपेंट बिकॉज आई यूज्ड टू बाय द शेयर्स. मैं लॉन्च तो नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट द कंपनी बट आई कैन बाय द शेयर्स. तो जब वो पार्टिसिपेंट्स की बात करता है तो पार्टिसिपेंट्स मींस दोनों पार्टीज हो सकती हैं, बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं. ठीक है, अ कंपनी कैन रेज कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट, अंडरलाइन करो, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स. इवन आपने मार्केट से लोन या पब्लिक डिपॉजिट भी रेज करना है पहली बार, जो आपने बिल्कुल नया लोन या इक्विटी शेयर्स पहली बार रेज करने हैं, तो यू हैव टू असेस योर प्राइमरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल नए शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन और डिपॉजिट्स की डिफरेंट कैटेगरीज रेज की जा सकती हैं. अब कहता है दो केसेस हैं, बुक में वैसे नहीं लिखे हुए. व्हाई अ कंपनी नीड न्यू कैपिटल. That can be the case number one when a company is being opened for the first time. Company अभी इसी साल ही खुली है, like 2022 में, like 22 में अगर किसी कंपनी ने 15 जनवरी को IPO लॉन्च किया है तो हो सकता है वो कंपनी ही पहली बार खुली है. तो जो कंपनी बिल्कुल नई है उसका प्राइमरी मार्केट में जाना ही बनता है. मान लो आपकी कोई पुरानी कंपनी है, लाइक रिलायंस है, टाटा है, बिरलास है, they need money for expansion and growth. तो अगर वो इस मार्केट में जाएंगे तो वो एक अपना एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप ऑफ शेयर और डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट मार्केट में क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे. सो योर ओल्ड और एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन आल्सो हैव द एक्सेस टू द प्राइमरी मार्केट एंड न्यू कंपनीज के लिए तो है ही प्राइमरी मार्केट. तो यहाँ पे अगर कोई डीलिंग की बात पूछे, यहाँ पे दो पार्टीज कौन सी होंगी? ऑन वन साइड कंपनी हु इज इशूइंग the instruments or securities, and on another side we will be having the persons who are ready to buy the shares. That can be the bank. Even bank can invest in your company, even financial institutions can buy your company's share, even mutual funds they can buy the shares of your company, even insurance company, and like the people you and me which we call individuals. तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारी डीलिंग कंपनी के साथ होगी. और ये वो मार्केट है
which ultimately leads to, ये मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था आपसे, which ultimately leads to capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? पैसा असल में हाउस होल्ड्स के हाथों में से निकल के सेविंग्स की फॉर्म में जो उनके पास पैसा पड़ा था, दे जस्ट इन्वेस्टेड इट इन द मार्केट, तो वो पैसा कंपनी के पास गया. इट मींस कि जो उनकी हार्ड अर्न्ड मनी थी वो प्रोडक्टिव यूज में हम लोगों ने फॉरवर्ड करी है. तो यहां से कंपनी के पास जब पैसा जाएगा, अल्टीमेटली हमारी कंपनी का जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, कंपनी का इकोनॉमिक growth rate बढ़ेगा. Definitely that is the capital formation. It is a major source of capital formation of any nation whenever the people go to the primary market and they buy the shares or securities from there. So this point also you have to keep in mind. Now directly we are going to the next topic after the meaning of primary market. And very important, this is methods of flotation. He will not mention the methods of flotation. He will be picking few lines and he will be asking name it and explain it. तो हर पैराग्राफ की आपको हाईलाइटिंग लाइन पता होनी चाहिए और आपको ये आया भी हुआ पेपर में इस बार के, ठीक है, जो उसने सैंपल पेपर भेजा है सीबीएसई का लेटेस्ट टर्म 2 का. So we are going to discuss about the ways with the help of which companies can raise the money from the primary market. पहला सबको पता होना चाहिए offer through prospectus. My first method is offer through prospectus. आपको +1 में सिखाया हुआ है, सेबी का रूल है जब किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने या इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मार्केट से पैसा बोरो करना है, दे नीड टू इशू अ बुकलेट व्हिच वी कॉल प्रोस्पेक्टस. उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा बायोडाटा होगा, कंपनी का मिशन और विजन होगा, कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, कितनी उसकी फेस वैल्यू है, क्या कंपनी प्रीमियम पे दे रही है कि पार पे दे रही है, एवरीथिंग इज टू बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस. लाइक इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इन एनी स्कूल और इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, you need to refer the prospectus now, whereby you will get an application form and that form you need to fill and that you need to submit to that particular institution. So same is here. From the prospectus you will be getting an application, you will be filling that application and you will be applying to the company to buy the shares. So company के पास पहला मेथड क्या है? prospectus को मार्केट में इश्यू करना. उस prospectus को पढ़ के लोग अपनी वेबसाइट पे कंपनी डालेगी, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट डालेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कंपनी मंगवाती है nowadays, ठीक है. तो ब्रोकर्स की थ्रू की हेल्प से आप इस मार्केट के शेयर्स खरीद सकते हैं, बिकॉज यू डायरेक्टली कांट डील इन द प्राइमरी मार्केट. आपको बीच में कोई इंटरमीडिएट अपॉइंट करना पड़ता है, इट इज मैंडेटरी. Without the help or the intervention of broker or intermediary, you can't deal in any type of the market. Either it can be the primary or it can be the secondary. तो आप उन ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हो, ब्रोकर्स को बोलते हो आपके लिए शेयर्स खरीदने को, राइट. जो वर्डिंग उसने लिखी है, लेट्स रीड. Offer through prospectus is the most popular method of raising funds by public companies in the primary market. This involves आप लोगों से subscription. What is the meaning of subscription? आपको शेयर कैपिटल के चैप्टर में करवाया होता है. The number of applications received from public. तो prospectus में हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हमारी कंपनी में अप्लाई करो शेयर्स के लिए. A prospectus, हाँ, ये this line he can pick. It is a direct appeal being made by the company to the public. ठीक है, जैसे मेरे स्कूल का नर्सरी का प्रोस्पेक्टस अगर लॉन्च हुआ है तो वी आर इनवाइटिंग द पब्लिक टू गेट द एडमिशन इन आवर स्कूल फॉर नर्सरी क्लास. सो ये एक तरह का इनविटेशन रहता है जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस मार्केट में लॉन्च करती है. किसको अपील करती है कंपनी? एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है टू द इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. मैंने बोला बुक पुरानी बनी है, डिजिटलाइज्ड सिस्टम इसने नहीं मेंशन किया, बट नाउअडेज डिजिटली यू विल बी पुटिंग द एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रोस्पेक्टस ऑन कंपनीज वेबसाइट. हो सकता है आप न्यूज़पेपर में भी ऐड दो जब कभी भी आप आईपीओ लॉन्च करोगे अपनी कंपनी का, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, यू नो. ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस एक तरह का अपील है जो आप पब्लिक को बोलते हो, इन्वेस्टर्स को बोलते हो, कम फॉरवर्ड एंड अप्लाई फॉर द शेयर्स इन आवर कंपनी. अब इसमें आगे जाके उसने एक लाइन लिखी है, द इशू इज अंडर रिटर्न. What is the meaning of issue is underwritten? Means जो ये जो पब्लिक इशू है, कंपनी डायरेक्टली डोर टू डोर जाके अपने शेयर्स या डिवेंचर्स थोड़ी ना बेचेगी. कंपनी अपॉइंट्स द अंडरराइटर्स. ठीक है, तो वो अंडरराइटर्स कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे. अंडरराइटर्स की हेल्प से कंपनी के शेयर्स पब्लिक तक पहुंचते हैं और बदले में वो अंडरराइटर्स हम लोगों से कमीशन लेते हैं.
बायर से भी सेलर से भी, ठीक है। देखो यही लिखा ना, द इशू में बी अंडर रिटन एंड ऑल्सो आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड। यस, आगे जाके जितने भी पेजेस आएंगे, आई विल बी यूजिंग अ वर्ड रजिस्टर्ड शेयर्स और शेयर्स टू बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो अंडर राइटर्स की हेल्प से आपको इंडिया के किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में पहले अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड करवाना है, और जब आपको वहां पे परमिशन मिल जाती है शेयर्स को लॉन्च करने की, तो हम ये बोलते हैं आवर शेयर्स गॉट लिस्टेड। ठीक है, लिस्टेड का मतलब आपके शेयर्स की रजिस्ट्रेशन हो गई है। जैसे सीबीएसई का पैटर्न रन करने के लिए माई स्कूल गॉट द रजिस्ट्रेशन नंबर, माई स्कूल अर्लियर अप्लाइड अर्लियर इन लाइक 35 years or 36 years back, our school applied for the affiliation number. Same is here कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब तक आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में नहीं बिक पाते। तो अंडर राइटर्स की हेल्प से स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे जाके आप अपने शेयर्स की पहले वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाते हो। ओनली द लिस्टेड एंड रजिस्टर्ड शेयर्स कैन ओनली बी सोल्ड इन द मार्केट, right? And for that underwriters are going to help you. The content of the prospectus have to be in accordance with the provisions of Companies Act में जो लिखा है वही कंटेंट आप अपने prospectus में प्रिंट करवाओगे, SEBI के रूल्स और रेगुलेशन और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे। तो सिंपल क्रक्स क्या है? इट इज एन इन्विटेशन by the company to the investors. Like we want money, and in return we are issuing the shares that are equity, preference or debentures, and even we invite the public deposits from you. You just come forward and invest in our company. सारा अपना विजन आप बताते हो प्रोस्पेक्टस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज, दोनों के नाम सेम लगते हैं भाई, लेकिन देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड। ऑफर फॉर सेल, यहां पे हम अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं और उनको बोलते हैं हमारे शेयर्स बिकवाओ और बदले में हम आपको कमीशन देंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी के सारे नए शेयर्स ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को दे देते हैं और कहते हैं आप बेचो इसको जैसे मर्जी। और आमतौर पे यहाँ पे जो अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स को कंपनी शेयर देती है वो रिड्यूस्ड प्राइस पे देती है। मान लो वो कहती है कि पब्लिक को आप 100 का बेचना, बट वी आर गिविंग टू यू एट 95। हम आपको ये शेयर कितने में देंगे? 95 में, आप चाहे 100 का बेचो मार्केट में। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में यही डिफरेंस है कि आप सीधा सारे शेयर्स हैंड ओवर कर देते हो इंटरमीडिएरी को, और इंटरमीडिएरी की अब हेडेक है कि वो इसको जैसे मर्जी बेचे। ठीक है, देखो जरा यही वर्डिंग लिखी, अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। यहाँ पे डायरेक्टली टू द पब्लिक है भाई, कंपनी सीधा कंपनी किसके साथ डील कर रही है? पब्लिक के साथ। पब्लिक की एप्लीकेशंस किसको आनी है? कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी जब उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को बोलती है कि आपने हमारे शेयर्स बिकवाने हैं। बाद में आप अंडरराइटर्स की हेल्प लेते हो। यहाँ पे पहला स्टेप भी क्या है? आप अपने सारे शेयर्स किसको बेच देते हो? अंडरराइटर्स को और ब्रोकर्स को। नाउ इट इज देयर हेडेक हाउ दे सेल इट टू द पब्लिक। देखो यही लिखा है, अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएरीज। हम इंटरमीडिएरीज को बेचते हैं और वो इंटरमीडिएरीज इशुइंग हाउस हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं। इन दिस केस अ कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज एंड ब्लॉक, वर्ड लिखा है, and block means large quantity of, see the top of the board, and block gross, and block का मतलब large quantity of securities, सारा बंडल ऑफ सिक्योरिटीज आप हैंड ओवर कर देते हो किसको? इशुइंग हाउस को, और उसको बोलते हो तू हमारे बिहाफ के ऊपर इसे बेच, राइट, एट एन एग्रीड प्राइस। मैंने बोला आमतौर पे वो एग्रीड प्राइस रिड्यूस्ड प्राइस होगा, वो जनरल पब्लिक को जितने में मर्जी बेचें, लेकिन आप उनको पहले कम प्राइस पे बेचते हो। देन third point we have private placement. What is the meaning of third method of flotation? Let's discuss that. यहाँ पे भी शेयर्स नए ही इशू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट में? थर्ड टाइप इज प्राइवेट प्लेसमेंट। Here your company is not issuing the shares to the public members. The shares are being issued to a selected group of persons. मींस जनरल पब्लिक को यहाँ पे सीधा शेयर नहीं दिए जाते। मान लो आप अपनी कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को देते हो, या आप अपनी कंपनी के पुराने कस्टमर्स को दे रहे हो, या आप अपनी कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर्स को दे रहे हो, या आप अपनी कंपनी के बैंकर्स को दे रहे हो। सो यू हैव मेड अ लिस्ट
कि ये शेयर मेरे को अभी पब्लिक को इशू नहीं करने, पहले मैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ये शेयर्स, ये हमारा शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, लास्ट पेजेस 2 पेजेस पे जो थ्योरी थी जहां पे हम लोगों ने ESOP किया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, on the same page we were having private placement of shares. So here we are not inviting the general public. To whom these shares are then issued? Selected individuals. वो selected individuals क्या हो सकते हैं? और बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, वो ये लाइन उठाता है और आपसे पूछता है नेम द टाइप ऑफ फ्लोटेशन और मेथड ऑफ फ्लोटेशन. Hereby very quickly you can raise the money. क्योंकि आप उन्हीं बंदों की लिस्ट बनाते हो जिन पे आपको भरोसा है कि ये तो खरीद ही लेंगे मेरी कंपनी के शेयर. पब्लिक के केस में यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको वही 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वेट करनी पड़ती है, राइट? और बहुत ही कम्बरसम जॉब है, पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, अपने शेयर्स को रजिस्टर्ड करवाओ, रजिस्ट्रेशन चलो खैर इधर भी है, लेकिन यहाँ पे धड़ाधड़ शेयर बिक जाते हैं बिकॉज यू आर ऑफरिंग इट टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस. सो व्हेनेवर यू आर इन द नीड ऑफ मनी की क्वांटिटी भी ज्यादा है और टाइम आपके पास बहुत कम है और आपको ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ऐड वगैरह देने की जरूरत थोड़ी ना. आप टेलीफोनिकली और बाय मेल आप उनके साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करते हो और उन्हें बोलते हो वी आर इशूइंग द न्यू शेयर्स, आर यू रेडी टू बाय, और हम लोगों ने इतने शेयर्स आपके लिए रखे हैं. तो हम उन्हीं बंदों को ऑफर करते हैं जिन पे हमें पूरा भरोसा होता है. तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है उसने, इट हेल्प्स टू रेज द कैपिटल मोर क्विकली, अंडरलाइन करो क्विकली, देन अ पब्लिक इशू. किसके बजाय अगर आप ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस करते हो तो पब्लिक को इशू करते हुए आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में आपको पैसा चाहिए, बहुत जल्दी आपको पैसा चाहिए, यू कैन रेज एंड कैन बी एक्सपेंसिव. जब पब्लिक इशू की फॉर्म में करते हैं हम लोग पैसा रेज, तो वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी कंपल्सरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी खर्चे बहुत सारे करने पड़ते हैं. Some companies therefore can't afford a public issue and choose to use private placement. कई कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही होती या कैश फ्लो पोजीशन उनकी सॉलिड नहीं होती, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं होती, उन कंपनीज के केस में वी रिकमेंड कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के साथ जाइए इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू गो विद ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. राइट इशू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? हमारे कंपनीज एक्ट में ये बात लिखी है और ये कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है कि जब कभी भी आप नए शेयर्स मार्केट में लॉन्च करो, सबसे पहला राइट किसके पास है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास. आपने सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलना है वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू शेयर कैपिटल इन द मार्केट, वी आर गिविंग यू अ ऑफर फॉर इट. लाइक हर वो बंदा जिसके पास मेरी कंपनी के 5 शेयर हैं, ही और शी इज एलिजिबल टू बाय 1 शेयर. प्रपोर्शन क्या हुआ? 1:5 का. मान लो इस कंपनी के मेरे पास 5000 शेयर्स हैं, तो आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 1000 शेयर्स. आई हैव अ राइट, लीगल राइट. राइट का मतलब यहाँ पे अधिकार है भाई, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दी जाती है कि हम पब्लिक के पास, आप अगर इन राइट्स को डिनाई करेंगे, एंड दिस इज अ राइट and it is optional on the part of shareholders, it is not compulsion for them because we are giving them an option. वो ऑप्शन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. we will be giving a certain time period like 2 weeks we are giving you, you just think over it. if you will be applying for these shares, we will be giving you the first priority and then we will be going to the public. ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं जब कभी भी हम अपनी कंपनी के नए शेयर्स क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं. सो दिस इज अ राइट टू बी गिवन टू आवर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. डन. उसने जो लाइन लिखी है मैंने आपको एग्जांपल से बता दी है. हियर बाय द शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पोजेस. मींस अगर मेरे पास इस कंपनी के 5 शेयर हैं तो आई एम एलिजिबल टू बाय 1 शेयर. दिस इज अ प्रपोर्शन of the shares already possessed by me, and I am at present holding 5000 shares of this company, so I am eligible to get 1000 shares of this company. ठीक है, this is an option offered to me because I am the old shareholder. But company, simple सा फंडा है, company doesn't want to dilute the control. कंपनी अपना जो कंट्रोल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के हाथों में रखना चाहती है. अगर वो इस राइट को एंजॉय कर लेंगे फाइन, अदरवाइज वी विल बी इशूइंग आवर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड regarding right issue. Now let me erase this all. We have E small IPOs. यहाँ पे small e का मतलब है electronic. Electronic means everything is going to be online. And IPO का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, initial public offers. यहाँ पे सारा सिस्टम क्या होगा?
ऑनलाइन होगा, EIPOs, because everything nowadays has become digital. So same is being applied to my stock exchanges of India. स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया भी हमारा सारा डिजिटलाइज सिस्टम हो गया है। जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली इशू करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम उसे बोलते हैं EIPOs। इसका सारा प्रोसीजर पढ़ेंगे, बिकॉज हियर बाय वी हैव फ्यू न्यू टर्म्स व्हिच यू विल लर्न, राइट? लेट्स रीड। अ कंपनी proposing to issue capital to public through the online system. Online, you understand, with the help of internet, on company's website, the public will be applying for the shares. Online system of stock exchange has to enter into an agreement. हर वो कंपनी जो अपने शेयर्स को ऑनलाइन बेचना चाहती है, पहले उसको सेलेक्ट करना है कि मैंने कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स बिकवाने हैं, ईदर इट इज NSE और BSE। आप उस स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेते हो, उसकी तरफ से परमिशन ग्रांट होती है, तभी आपके शेयर्स ऑनलाइन उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, मींस रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, मींस आप उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपना एग्रीमेंट करते हो। उसके बाद आपको अपने ब्रोकर्स अपॉइंट करने हैं, जो ब्रोकर्स आपके शेयर्स लोगों तक बिकवाएंगे। और ब्रोकर्स कोई जना खना नहीं हो सकता, जिनको लाइसेंस मिला है सेबी का, वही स्टॉक एक्सचेंजेस पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक अ, यू एज अ कंपनी आई मीन, ठीक है, आपकी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे वर्क करने के लिए एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करना है, जो आपके बिहाफ के ऊपर पब्लिक की शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस को रिसीव करेगा और जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी डेली वो कंपनी तक ट्रांसमिट करेगा। अब आपकी कंपनी एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करती है, उस रजिस्ट्रार को डेली ब्रोकर बताएगा कि कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। ये रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज के साथ सारी कम्युनिकेशन और सारे कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। द इशुइंग कंपनी और इशुअर कंपनी कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग। ये तो पहला स्टेप होना चाहिए था कि इशुइंग कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अप्लाई करना है, जहां पे उसके शेयर्स क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। एक लीड मैनेजर होगा आप ही की कंपनी का, विच इज देयर टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज अमंगेस्ट इंटरमीडिएरीज कनेक्टेड विद द इशू। रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करेगा, जो भी फॉर्मेलिटी स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा वो रजिस्ट्रार फुलफिल करेगा, और एक लीड मैनेजर है, ये मैं आपको टर्म बताना चाहती थी। सो लीड मैनेजर ऑफ द कंपनी विल बी डीलिंग विद द ब्रोकर। तो ब्रोकर्स सारी बातचीत किसके साथ करेंगे, जिस बंदे को हमारी कंपनी ने लीड मैनेजर क्या किया है, अपॉइंट किया। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, नोबडी इज कमिंग टू एनीवन्स फेस टू फेस कॉन्टेक्ट, ठीक है? ऑनलाइन आप कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हो, पहले कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करवाती है, कंपनी अपने लिए एक ब्रोकर अपॉइंट करती है, कंपनी अपना एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है, रजिस्ट्रार विल बी डीलिंग विद द स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी अपना एक लीड मैनेजर भी अपॉइंट करती है, हु इज गोइंग टू डील विद द ब्रोकर्स और इंटरमीडिएरीज, you know. So this whole procedure is internet based. That's why we call it electronic initial public offer. Now, very important topic we are going to pick, that is after primary market we have secondary market, that is the second type of your capital market. नाम से पता चलता है this is going to be totally opposite of primary market. अगर प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल नए शेयर्स इशू होते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो शेयर्स इशू हो चुके हैं उनका एक्सचेंज होना है भाई। Hereby the exchange of old securities is to be done. So that's why this market is also named as, for a layman, it is named as stock exchange. यहाँ पे स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। And as the securities are going to be transacted here, buying and selling of stock shares is there, so that's why this is named as, in layman language we call it stock exchange. तो मैं बार बार कहती हूँ हमारे इंडिया में दो ही मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, one is what, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, and other is what, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो क्योंकि हम बार बार कहते हैं शेयर्स आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने एक बार शेयर खरीद लिए, कंपनी तो उसे वापस नहीं लेगी, आप उन शेयर्स को जब चाहो मार्केट में बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और आजकल शेयर्स का लेना देना भी डिजिटली है। यू हैव अ डिजी लॉकर, यू हैव अ डीमैट अकाउंट, आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। डीमैट अकाउंट, जैसे बैंक में आपका सेविंग और करंट अकाउंट है ना, उसी तरह से सिक्योरिटीज के लेन और देन के लिए आपको अंडर कंपल्शन एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है।
डीमैट, dematerialized means shares are not going to be nowadays in paper. We are moving towards the paperless society. ठीक है, तो आपका डीमैट अकाउंट या तो आपके ब्रोकर को नंबर पता होगा, या जिस कंपनी से आप खरीद या बेच रहे हैं उसको पता होगा, या आपको खुद पता होगा। और डीमैट अकाउंट आप अपने बैंक के पास जाके इसकी रिक्वेस्ट फाइल करते हो और बैंक आपके बिहाफ के ऊपर डीमैट अकाउंट खुलवा देता है। ठीक है, पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर हमारे सिलेबस में है, दैट वी विल पिक। आई विल बी सेंडिंग यू लाइक अ फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट आपकी हेल्प करेगा पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर जानने में। लेकिन उससे पहले हमारे सिलेबस में सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग है। सो सेकेंडरी मार्केट इज दोज मार्केट्स वेयर बाय द ओल्ड शेयर्स और डिबेंचर्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज्ड। लाइक टाटा लिमिटेड के मेरे को पुराने शेयर 5 साल पहले जो मैंने खरीदे थे, नाउ आई एम इन द नीड ऑफ हार्ड कैश। ठीक है, मेरे को अपने बच्चों के एडमिशन पे खर्च करना है और आई वांट टू सेंड माय चिल्ड्रन टू अब्रॉड, फॉर दैट आई नीड मनी, कैश। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को वो जो टाटा लिमिटेड के मेरे पास शेयर्स हैं उनको बेचने के लिए मेरे को एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा। मेरे को उसे सारा ऑर्डर समझाना पड़ेगा कि मैंने जब खरीदे थे इतने में खरीदे थे, नाउ आई वांट कितने में बिक जाए पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल 5 years बैक आई परचेज इट फॉर 54 rupees पर शेयर, नाउ आई वांट 100 प्लस में ये बिके। He will be asking me, I will be searching for such a purchaser। वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ उसके ऐसे लिंक्स हैं कि वो दूसरे ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट करके ऐसा परचेजर ढूंढने की कोशिश करेगा जो आपके सेकेंड हैंड शेयर्स खरीद ले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स की सेल और परचेज होती है, बट यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सो यू डेफिनेटली नीड एज एन इन्वेस्टर, यू डेफिनेटली नीड सर्टेन इंटरमीडिएरीज। तो इंटरमीडिएरीज आपकी हेल्प करते हैं आपके पुराने शेयर्स को बिकवाने में, और बदले में वो आपसे कमीशन लेते हैं। जिनसे वो आपको खरीद के देंगे उनसे भी कमीशन लेंगे, जिनको वो आपके शेयर्स बेचेंगे उनसे भी कमीशन लेंगे। सो लेट्स रीड। बीएसए की फोटोग्राफ दे रखी है। ठीक है, बुल का साइन रहता है यहाँ पे, और बुल सिग्निफाई करता है जैसे बुल अपने प्रे को, अपने शिकार को उछाल के ऊपर मारता है, तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज की लगातार स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनीज के शेयर के प्राइसेस बढ़े। सो बुल सिग्निफाइज, बिग बुल एक मूवी भी है, वेब सीरीज भी आई है हर्षद मेहता की, विच इज थॉरोली डीलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग, राइट। तो आपको इस चैप्टर में उसी का प्रोसीजर समझाया जाएगा, लेटेस्ट वर्जन of trading procedure of stock exchange. But before we pick the trading procedure, we have the meaning of secondary market, which we call stock exchange as well. So he says it is an institution, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें आप विजिट कर सकते हो, लेकिन आपको पर्सनली विजिट करने की जरूरत नहीं है भाई। फॉर योर हेल्प, सेबी और द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, दे रजिस्टर्ड सच इंटरमीडिएरीज, और आप उन इंटरमीडिएरीज की हेल्प से यू नीड नॉट टू विजिट पर्सनली देयर, आप उन इंटरमीडिएरीज की हेल्प से शेयर्स, पुराने शेयर्स बेच भी सकते हो, और पुराने शेयर्स मार्केट में अगर अवेलेबल हैं और सस्ते में मिल रहे हैं तो आप खरीद भी सकते हो। ठीक है, तो इसने पहली लाइन ठीक लिखी, इज एन इंस्टीट्यूशन which provides a platform for buying and selling of, underline करो, it's not new securities, it's now existing securities, पुराने शेयर्स जब आपने बेचने और खरीदने हैं। As a market, the stock exchange facilitates, exchange का मतलब buying and selling of securities that can be shares, that can be debentures into money। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने बेचने हैं शेयर्स तो आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा अगर आपने खरीदने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स। So it helps the company to raise finance, provide liquidity and safety of investment। कभी भी मेरे इन्वेस्टर्स को ये ना लगे कि उनका पैसा ब्लॉक हो गया। ठीक है, 4 years back, 1 year back, they purchased the shares of a certain company, and उस टाइम पे उनके साथ प्रॉमिस किया गया था कि ऑब्वियसली आपके शेयर का प्राइसेस बढ़ेगा, आप जब चाहो इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स की सेविंग को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म इंडिया में बनाने के बारे में सोचा। और पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 1992 में बना, इसके बारे में लिखा 1992 में। ओके, हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। 1875 तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही था भाई। ठीक है, तो आपके वो ग्रीन वाले बॉक्स में इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में था, अहमदाबाद में भी था, कलकत्ता में भी था, मद्रास, चेन्नई में भी था।
Until early 1990s, the Indian secondary market comprised regional stock exchanges with BSE heading the list. लेकिन after the reforms of 1991, Indian secondary market acquired a 3-tier form. ये 3-tier हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी आते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी आते हैं और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी आता है. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस है. तो स्टॉक एक्सचेंज को कंपनीज एक्ट की तरह 1956 में ही डिफाइन किया गया. इंडिपेंडेंस के थोड़े सालों के बाद हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिसमें इसे डिफाइन किया गया कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या है. जैसे मेरी कॉर्पोरेट बॉडी है विच इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस लाइक यू एंड मी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है लाइक यू एंड मी. कुछ लोग इसके मेंबर्स होंगे. कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, क्यों बनाया गया, फॉर असिस्टिंग मीन्स हेल्पिंग, रेगुलेटिंग मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, डिसिप्लिन में इसका काम हो, और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. कोई भी पर्सन, कोई भी ब्रोकर, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी जब पुराने शेयर्स में डील करती है तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाना, ताकि मैनिपुलेशन ना हो, ताकि हमारी जनरल पब्लिक के साथ किसी भी तरह की हैरासमेंट ना हो, उनको कभी ये ना लगे कि उनका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है. दे शुड ऑलवेज फील सेफ in the hands of companies, right? For that purpose, a national level body has been constituted, which we call stock exchange. So tomorrow we will be doing the functions of stock exchanges, right? Now that is enough for today. In the 5th period also you have to join, and we will be doing debentures from our accountancy.